अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का एक न्यू लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन के हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बोहर थ्योरी और उसकी एप्लीकेशंस और डेरिवेशंस। आज हम करने जा रहे हैं अगले टॉपिक्स जो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, नहीं तो फिर सेक्शन बी के अलावा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं सेक्शन बी में, उनके लिए ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस का एक टॉपिक कवर होगा। डिफरेंस का सवाल भी आता है केमिस्ट्री के पेपर में एक ज़रूर, और शॉर्ट क्वेश्चन ये तकरीबन 3 टॉपिक हैं। दरमियाने दर्जे का जो है लेक्चर है। अपने साथ जो है रजिस्टर और काइंडली कुछ लिखने की चीज़ रख लें ताकि पूरे लेक्चर को क्लास के तौर पे हम अटेंड करें। टॉपिक्स हैं स्पेक्ट्रम, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक्सरेज। स्पेक्ट्रम, अच्छा कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा जो नहीं लिखी हुई हैं और कुछ बताऊंगा जो लिखी हुई हैं। कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, नॉलेज के लिए भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टूडेंट देख रहे हो चाहे मुझे टीचर्स देख रहे हो। स्पेक्ट्रम बचपन से आप लोग सुन रहे होंगे लफ्ज़ स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन, ये क्या होता है। अगर कभी आपने 9-10 के कॉलेज स्कूल लैब में या कभी ज़िंदगी में आसमान पे रेनी सीज़न जैसे आजकल चल रहा है, उसके अगर ख़ास एंगल से सूरज की रोशनी, सनलाइट, डिस्पर्स जो वेपर्स या सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं फ़िज़ा में, हवा में, उस पर एक ख़ास अंदाज से वो प्रिज्म का काम करने लग जाएं, वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स, तो जो सनलाइट उनसे पास होती है वो एक ख़ास किस्म का, आपने देखा होगा, वो कौसो कज़ा, जिसको इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, वो फॉर्म करती है। अब ये जो प्रोसेस हुआ ये तो डिस्पर्जन हुआ, लेकिन जो बैंड ऑफ कलर्स आते हैं खूबसूरत अंदाज में, वो स्पेक्ट्रम हुआ। अब ये जो स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी या ग्लास स्लैब या प्रिज्म, उससे रोशनी गुजरे यानी रेडिएशन गुजरे, तो अब उस रेडिएशन के गुजरने से होता ये है कि रोशनी जो है वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। अब इसमें आपको ये पहले पता होना चाहिए कि रोशनी कितनी किस्म की होती हैं। यानी रेडिएशन जो बेसिक, वैसे तो बहुत सारी किस्में, बेसिक एक होती है मोनोक्रोमैटिक। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है अपने बचपन का, एक हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर आता था CPU के साथ, जो सिर्फ एक ही कलर देता था। फिर उसके बाद जो है तरक्की हुई और रंगों की दुनिया आ गई है, कलर्स की। तो अब ये जो मोनोक्रोमैटिक है ना रेडिएशन, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, और एक होती है पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक। अब ये जो मोनोक्रोमैटिक है, नाम से ही जाहिर है, मोनो एक वाला, और एक है पॉली क्रोमैटिक, एक से ज़्यादा वाला। अब क्रोम क्या है भाई, ये वेवलेंथ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जिसमें वेवलेंथ छुपी हुई हो, एक से ज़्यादा या एक। अब हमें यहाँ पे मतलब है अपने स्पेक्ट्रम के लिए पॉलीक्रोमैटिक से, क्योंकि जो रंगों में तकसीम होगी रोशनी वो उसी वक्त होगी जब उसमें सेवरल वेवलेंथ्स हों, क्योंकि हर कलर की डेफिनेट वेवलेंथ होती है। जैसे अब इस वक्त हम लोग जो ज़िंदगी में रहते हैं वो विजिबल रेडिएशन है, यानी विजिबल लाइट है। अब ये विजिबल लाइट जो है, विजिबल रेडिएशन जो है, इसमें 7 कलर्स हैं छुपे हुए हैं। अब वो छुपे हुए को एक्सप्लोर करना, निकालना कैसे होगा, वो डिस्पर्जन के प्रोसेस यानी स्पेक्ट्रम के पैच के जो 7 कलर्स आएंगे डिफरेंट वेवलेंथ के, उससे हासिल होगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब स्पेक्ट्रम की जो डेफिनेशन हो गई ऊपर लिखी हुई कि जब पॉलीक्रोमैटिक लाइट यानी हमारी जो कई वेवलेंथ वाली रोशनी होती है उसको हम ग्लास प्रिज्म से गुजारें, क्योंकि हर वक्त तो जो बारिश नहीं होगी तो हम आसमान पे बनने का इंतज़ार करें, तो इसको प्रैक्टिकली प्रिज्म से गुजार कर, और प्रिज्म रखा होता है स्पेक्ट्रोमीटर में।
स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो नाम से ये जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करता है, यानी स्पेक्ट्रम की स्टडी करता है, स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करता है, यानी जो रंग आते हैं उसको बयान करता है या समझाता है ऑब्जर्वर को या एक्सपेरिमेंटर को। तो रोशनी गुजर के तकसीम हो जाती है अमूमन, वैसे तो कई कलर्स आ सकते हैं लेकिन बेसिक 7 कलर्स में वो तकसीम हो जाती है। अब इसमें ये तकसीम क्यों होती है? वाई इट डिवाइड्स? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ईच कलर हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ। अब या तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में वो डिस्पर्स हो जाएगी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हो जाएगी। ये नहीं होगा कि इंक्रीज फिर डिक्रीज या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, रैंडम नहीं होगी। या तो इस तरह, जैसे अब ये डायग्राम में बताऊंगा आपको, फिर भी बता दूं, तो जैसे या तो ये बढ़ रही हो वेवलेंथ या कम हो रही हो, रैंडम नहीं हो गए कम हो के बढ़ने लग गई या बढ़ के कम होने लग गई, ऐसे नहीं होगा। सही है। तो ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हो गई, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और डिफाइन में। अब काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम जो है ये डिफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन बी के लिए। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो ये सेक्शन बी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, अक्सर डिफरेंस में आ जाता है कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस। अब पहले समझने के इम्तिहानी नुक्ते से 2 मार्क्स का एक डिफरेंस होगा तो 2 डिफरेंस आपको लिखने होंगे। ये पूरे सेशन के लिए बता रहा हूँ, पूरे साल के लिए बता रहा हूँ। और 2 डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मस्ट बी डेफिनेशन। पहला फ़र्क जो है वो हमेशा डेफिनेशन का होना चाहिए। सही है। तो अब कंटिन्यूअस नाम से जाहिर हो रहा है, कंटिन्यूअस मुसलसल, और लाइन यानी डिसकंटिन्यूअस। लाइन को आप डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों फ़र्क है? इसकी वजह है इनकी ओरिजिनेशन, यानी किस ज़रिए से ये पैदा हो रही है। यानी ये स्पेक्ट्रम जो है इसके बनने की सोर्स क्या है, यानी किस तरह की रोशनी ने, किस तरह की रेडिएशन ने ये स्पेक्ट्रम जनरेट किया है, उसकी बुनियाद पे काइंड्स बन जाएंगी 2। अब आसान सा अगर बताऊं तो सनलाइट जो है, सूरज की जो रोशनी है जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं, इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस से मुराद ये होती है कि जब उस वाइट लाइट को या सनलाइट को आप प्रिज्म से गुजारेंगे, जैसे ये डायग्राम देखें, जब इस यानी ये समझे सनलाइट है, इससे हमने रोशनी को जो आगे ओरिजिनेट हुई यानी प्रोपगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है बीम ऑफ लाइट, उसको हमने प्रिज्म से गुजार दिया, ग्लास प्रिज्म, तो ये 7 कलर्स में तकसीम हो गई। अब ये जो है ना इस तरह से तकसीम होगी कि इसमें एक कलर दूसरे कलर में डिफ्यूज़ होगा, यानी इंटरमिंगल होगा। यानी हम इसमें डिमार्केशन लाइन या डार्क लाइन या बाउंड्री बयान नहीं कर सकते, यानी पहला कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। इट विल बी कंटिन्यूअस और डिफ्यूज इनटू वन अनदर एंड डार्क लाइन और बाउंड्री कैन नॉट बी मार्क बिटवीन। तो इस तरह का जो होगा वो कहलाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आपको ये पक्का होना चाहिए कि वो 7 रंग कौन से हैं। तो आसानी के लिए कुछ टीचर इसको याद करा देते हैं। विबग्योर, विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, जी येलो, वाई ऑरेंज, ओ एंड रेड। इससे ये पता चला कि रेड जो है वो सबसे कम डेविएट होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मंजर है। डेफिनेशन में आया ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग वाला हमारा केस बन गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब ये है कि वायलेट की सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी और रेड की सबसे ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे वायलेट है, वायलेट की वेवलेंथ आपके सिलेबस के मुताबिक 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। सही से नोट करें भाई, पूरा लेक्चर हो रहा है माशाल्लाह से। और रेड जो है उसकी 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है इसका मतलब होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि बहुत ही छोटे यूनिट होते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट, जहाँ एटॉमिक साइंस या एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी हो रही हो। तो अब देखें
डायग्राम में भी देखें, यानी सबसे ज़्यादा बेंड या सबसे ज़्यादा डेविएट अपने ओरिजिनल पाथ से वो कलर कर गया जो सबसे कम वेवलेंथ वाला है, क्योंकि यूँ समझेंगे उसका जिस्म छोटा है तो ज़्यादा वो मुड़ सकता है, समझाने के लिए बोला। और रेड थोड़ी बड़ी वेव है, यानी बड़ा जिस्म है उसका, तो उसको मुड़ने में मुश्किल होगी। यानी यूँ समझिए, ये मैं समझा रहा हूँ कि ये देखिए छोटी वेव है, इसका डेविएट करना अपने ओरिजिनल पाथ से आसान है, यानी ज़्यादा डेविएट कर सकती है। और लॉन्ग वेवलेंथ जो होगी, लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो वेव होगी, उसका अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए अब रेड कलर, इसे देखा होगा खतरे के निशान में रेड कलर, ब्रेक लाइट में रेड कलर, जो टावर्स होते हैं हाई उसमें इंडिकेटर के रेड कलर, क्योंकि वो वेवलेंथ दूर से पकड़ में आएगी। सिग्नल है ट्रैफिक स्टॉप वाला जो है रेड कलर, तो ये साइंस भी आ गई इसमें कि वायलेट से रेड तक। अब ये सनलाइट ने दिया, लेकिन इसी के बरक्स अगर आप किसी डिस्चार्ज ट्यूब में या किसी एटम ऑफ एलिमेंट की एक्साइटेशन के नतीजे में, अगर बोहर थ्योरी लास्ट लेक्चर ज़रूर लीजिएगा, बोहर थ्योरी में ये था कि जब इलेक्ट्रॉन या एटम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, फोटोन क्वांटा, तो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, यानी नीचे से ऊपर चला जाता है। ये डायग्राम है किसी और चीज़ की, लेकिन ये मैं इसमें बताऊँ लेवल्स बने हुए, यानी के से एल शेल में या एम में चला जाए, जंप करके हायर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हो रहा है उस वक्त जब एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब डी एक्साइट होगा, यानी फॉल बैक करेगा, नीचे की तरफ जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि ये फोटोन रिलीज कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो उसमें उसकी रेडिएशन जब निकलेगी तो उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे, अब यानी इस तरह के कोई डिस्चार्ज ट्यूब में से निकल रही हो या किसी एक्साइटेड एटम ऑफ एलिमेंट उसके वेपर्स में से निकल रही हो, तो उस तरह की जो स्पेक्ट्रम की जो फॉर्मेशन होगी वो कहलाएगी लाइन स्पेक्ट्रम। देखा सोर्स का फ़र्क हो गया उसमें सनलाइट से, और इसमें जो है एटम या एक्साइटेड एटम या उसके वेपर्स से, या कोई सॉलिड होता है सॉलिड के वेपर्स बना लें, उससे हासिल होने वाला ये स्पेक्ट्रम है, यानी दोनों की पैदाइश में फ़र्क हो गया। तो ये लिखी हुई डेफिनेशन के जो इलेक्ट्रिकली या थर्मली एक्साइटेड, इलेक्ट्रिकली का मतलब है कि कोई करंट या उसका जो है जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया, यानी वोल्टेज, और थर्मली का मतलब है हीट कर दिया या उसको गर्म करने की कोशिश की उस एटम को या उस एलिमेंट को, तो उससे निकली रेडिएशन डी एक्साइट होने पर, तो वो हासिल हो गई लाइन या कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये पहला पॉइंट डेफिनेशन का मस्त लिखेंगे आप डिफरेंस में। अब इसमें एक कलर दूसरे कलर के साथ मर्जर है, तो इसमें देखें बाउंड्री लाइन कैन नॉट बी मार्क नहीं हो सकती, यानी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा कलर कहाँ पे एंड हो रहा है, यानी उसके दरमियान में सेपरेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो होगा सेपरेशन होगी, जैसे ये देख रहे हैं डार्क लाइन आ गई बीच बीच में, बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम की मिसाल है। इसमें डार्क लाइंस या बाउंड्री सेपरेट हो जाएंगी, यानी एक कलर दूसरे से वाज़ा डिफरेंस रखता हुआ सेपरेट डिस्टिंक्ट नज़र आएगा। ये मैं बता चुका हूँ, रेनबो या सन लाइट का एक ख़ास एंगल पर रेनी सीजन में रेनबो बनाना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। जबकि इसके बरक्स इसमें अगर आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो सोडियम वेपर्स की एग्जांपल देंगे। अच्छा, एग्जांपल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिफरेंस पॉइंट, मेक इट वेरी श्योर, लिखें। आप लोग तस्वीर खींच रहे हैं, देखें, ये मर्जी तो है आपकी कि स्नैप लें पिक लें, आपका राइट है, लेकिन लेक्चर के तौर पे लेंगे तो आवाज़ सुनेंगे तो टीचर की बातें आएंगी, और टीचर अगर एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है इम्तिहानी लिहाज से भी और नॉलेज भी दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग, तो यू शुड गिव टाइम टू स्टडीज़। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसकी एग्जाम्पल में चला जाएगा जैसे सोडियम वेपर्स हैं। अब सोडियम वेपर्स को अगर अभी आप डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजार के प्रिज्म में गुजारें तो देखेंगे कि येलो लाइट या येलो कलर्स के प्रोमिनेंट वेवलेंथ या लाइंस आएंगी, येलो शार्प लाइंस आएंगी। इस वजह से
ये इसकी एप्लीकेशन भी हो गई लाइन स्पेक्ट्रम की, रीज़न भी एक हो गई। रीज़न का एक सवाल भी आता है केमिस्ट्री का, उसमें इंशाल्लाह अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा। मुख्तसर यहाँ पे आई है तो बता देता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट का काम करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, बायोमेट्रिक होता है, निशानी हो जाती है कि भाई ये फलां शख्स का अंगूठा है, ये किसी और का है, किसी और का है। बिल्कुल इसी तरह हर एलिमेंट अपना डेफिनेट वेवलेंथ कलर लाइन मार्क करेगा अपने स्पेक्ट्रम में, उससे आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये सोडियम का जो है एलिमेंट इसका वेपर था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, या पोटेशियम का था, या एल्युमिनियम का था, XYZ कोई भी। और स्पेशली जो सॉलिड्स हैं, देखिए सोडियम सॉलिड है, उसके वेपर्स जो हैं एक्साइटेड होकर वेपर्स बनेगा, सॉलिड से गैस फेज में जाएगा, उससे डिस्चार्ज ट्यूब में से निकले की सूरत में वो देगा आपको डेफिनेट कलर, यानी प्रोमिनेंट होगा वो कलर, बाकी नहीं होगा। तो देखें अब ये फिंगरप्रिंट का काम करेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। इससे ये भी पता चला कि एलिमेंट्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम, कि एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो बने हुए 118 के करीब 118, वो लाइन स्पेक्ट्रम देंगे, तभी वो आइडेंटिफाई होता है केमिस्ट या टीचर या स्टूडेंट्स की नज़र में कि फला एलिमेंट इस बर्तन या कंटेनर में है, तभी उसका वो आइडेंटिफिकेशन वेवलेंथ प्रोमिनेंट लाइन डार्क लाइन आ रही होगी, उससे पता चला कि ये एलिमेंट कौन सा था। यहाँ तक ओके। तो ये तो हो गया डिफरेंस प्लस नॉलेज बहुत सारी। डायग्राम डिफरेंस में नहीं बनाते हैं, सर ने बनाई है समझाने के लिए। अब जैसे ये सनलाइट के लिए थी, ये लाइन स्पेक्ट्रम की किस्में, ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, खाली तेज़ी से गुजार देते हैं, इम्तिहान के लिहाज से नहीं है। कि लाइन स्पेक्ट्रम की दो किस्में होती हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब ये होता है कि जब रोशनी रेडिएशन प्रिज्म से गुजरती है तो सारे कलर आगे नहीं जाते, एक एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी फिल्टर हो जाते हैं, इसलिए इसके नाम में एमिशन, यानी ऑल द कलर्स और वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब्ड, सही है, एंड रिमेनिंग ओनली वन कलर विल बी फिल्टर्ड, ये है। और ये आमतौर पे हॉट गैस यानी इस तरह की जो एक्साइटेड हो उससे हासिल होगा, और ये किसी हॉट डेंसिटी, इसका सोर्स क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कोई हॉट डेंसिटी मैटर हो उससे हासिल हो सकता है। यानी समझ लें कोई सॉलिड है, अब उस सॉलिड को पहले इतना गर्म करें, इतना गर्म करें, इतना तपाएं, इतना हीट करें कि उससे वो वेपर्स या गैसियस फॉर्म में आ जाए, उसको फिर ठंडा करें, उस ठंडी गैस के अंदर से जो रेडिएशन गुजरें वो प्रिज्म से गुजारें, तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। आमतौर पे ये जो है ये सॉलिड से हासिल होता है ये वाला, और ये गैस से या लिक्विड से, क्योंकि देखें लिक्विड जो है उसके अंदर एटम्स या न्यूक्लियाई करीब हैं, सॉलिड्स में उससे करीब हैं, तो इस वजह से ये फॉर्मेशन इस बुनियाद पर भी हुई कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। यानी सॉलिड लिया आपने या कोई गैस ली, लिक्विड भी नीचे वाले में भी हो सकता है ऊपर वाले में भी, क्योंकि लिक्विड स्टेट दोनों के इंटरमीडिएट है सॉलिड और गैस के। तो ये था टॉपिक, डिफरेंस के लिए ज़्यादा अहम, बाकी तफसीली मैंने बयान कर दिया। अब है ये एक मज़ेदार टॉपिक, जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए क्योंकि मज़ेदार इतना है कि जल्दी से खा लें। इसमें यह है कि स्पेक्ट्रल हमने पढ़ लिया, लेकिन हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम, जिसके हमने पूरा लास्ट लेक्चर, 2 लेक्चर बल्कि, जिसमें बोहर थ्योरी को अप्लाई हमने किया, उसके ऊपर काम किया। अब जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये है कि अब हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल एंड रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तवाफ कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब तहकीक ये कहती है, स्टडीज़ ये कहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि जब ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल्स पे चला जाता है, चाहे थर्मली एजिटेशन से, चाहे इलेक्ट्रिकली, यानी उसको इल्यूमिनेट कर दें, गर्म कर दें, एनर्जी दे दें, तो वो एनर्जी फोटॉन्स दे के आगे चला गया, यानी फ़र्ज़ करें 7वें लेवल में चला गया, 5वें लेवल में चला गया एनर्जी लेवल। अब ख्याल रहे कि जो ये एक्साइटेड स्टेट होती है, हायर लेवल स्टेट, ये अनस्टेबल या टेम्परेरी स्टेट्स होती हैं, वक्ती क़याम के लिए मुसाफिर बन के जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स वहाँ। असल उनका ग्राउंड लेवल जो है वो स्टेबल और
प्रोमिनेंट लेवल है जहाँ वो तवील क़याम करते हैं, ज़्यादा देर रहते हैं। समझ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। तो अब वापस आएंगे जब अपनी वो ज़िंदगी गुजार लेंगे अनस्टेबिलिटी वाली या वक्ती तौर पे टेम्परेरी। अब 5 मुख्तलिफ केमिस्ट या डिस्कवरर ने अपने अपने वक्त में ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है हाइड्रोजन का, तो डिपेंडिंग कि कितनी लंबी जंप या किस एनर्जी लेवल पे ग्राउंड स्टेट में वो आया है, यानी फर्स्ट में आया है वापस, सेकंड में आया है वापस, जैसे ये डायग्राम देखें आप, थर्ड में आया है या फोर्थ में या फिफ्थ में, तो ये 5 सीरीज़ ऑफ लाइंस बन जाएंगी प्रोमिनेंट, जो 5 डिस्कवरर के नाम पे चलेंगी। लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, कुछ पैस्चन कहेंगे, फिर ब्रैकेट सीरीज़ और फिर पी फंड सीरीज़। लाइन से याद करना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी भी है, एमसीक्यूज़ भी है और आगे एप्टीट्यूड वगैरह भी हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, तरतीब। सर तरतीब में क्यों याद करें? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से 1 में आएगा, देखिए मैंने कहा ना मज़ेदार समझें, उधर देख रहे हैं, मैं हट जाऊँगा, पूरा देख लीजिएगा। फर्स्ट लेवल में आएगा तो लाइमन सीरीज़, सेकंड में आएगा तो बामर, फिर पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, 1 2 3 4 5। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सर? इससे फ़र्क पड़ेगा कि जो रेडिएशन खारिज करेगा यानी फोटोन एमिट करेगा वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का जंपिंग में, उसकी वजह से वो रीजन में लाई करेगा जो हमारे रेडिएशन के रीजन होते हैं। जैसे बचपन में नहीं सुना है तो आज सुने, अल्ट्रा वायलेट रीजन एक है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से बिलो है। जैसा ये हमारा जो होता है ना, ये विजिबल रीजन होता है, ये जो मैंने विब्ग्योर बनाया है ये विजिबल रीजन है, इसीलिए तो हमें ये नज़र आ जाते हैं कलर। अब वायलेट से नीचे हो तो अल्ट्रा वायलेट, देखिए साइंस, वायलेट से कम तो अल्ट्रा वायलेट, और रेड से ऊपर इंफ्रा रेड। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड, यानी इससे ऊपर चले जाएं तो आपको बनेगा इंफ्रा रेड, और इससे आप नीचे चले जाएं तो बनेगा अल्ट्रा वायलेट। अब 5 सीरीज सर, ये तो रीजन 3 बन रहे हैं, एक्सीलेंट। अल्ट्रा वायलेट एक रीजन हो गया, विजिबल 2 हो गया, लाइमन और बामर हो गए। इंफ्रारेड जो है ना, इंफ्रारेड के अंदर खुद 3 रीजन होते हैं, वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी नियर इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। जो नियर इंफ्रारेड होगा वो 7000 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी 8000 9000 एंगस्ट्रॉम। जो मिडिल इंफ्रारेड होगा वो उससे ऊपर होगा, 11 12 13000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और 15000 उसके आसपास पहुंच जाएगा तो फार इंफ्रारेड, कुछ उसको टीचर IIR करके लिख देते हैं, यानी इंटेंसिव इंफ्रारेड, यानी बहुत ही हाई फाई या हटो बचो इंफ्रारेड रीजन। तो ये मैंने जो बयान किया, अब मज़ेदार टेस्ट कैसे करने हैं सर? इस तरह कि पहले ये आप देखें कि अगर किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट में आया लाइमन सीरीज़, किसी भी हायर लेवल से सेकंड में आया, यानी अब इसमें ये नहीं फिक्र करनी है कहाँ से आया, कहाँ आया, वेयर इट लैंड्स बैक, वेयर इट फॉल्स बैक, इन विच ग्राउंड लेवल, दैट विल डिसाइड द लाइमन सीरीज फॉर्मेशन और बैमर एंड एक्सेट्रा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे 3 लाइनें बनाई, यानी सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, फर्स्ट में आ जाए ग्राउंड लेवल 1 में तो लाइमन बन जाएगी। सही है। बामर इसी तरह तरतीब में जाएंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ये ग्राउंड लेवल में आने का है कि 1 में आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया। और देखिए अब जितना ज़मीन के करीब आया है, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी से समझा रहा हूँ, तो मैं उतना कमज़ोर रहूँगा। इसलिए देखें अल्ट्रा वायलेट सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन लाइन आई, तो देखें लाइमन में आई, यानी कुछ समझे कहानी, यानी ये अल्ट्रा वायलेट में आ जाएगी, ये विजिबल में आ जाएगी, ये नियर इंफ्रारेड में आ जाएगी, ये मिडिल इंफ्रारेड में आ जाएगी, और ये फार इंफ्रारेड में आ जाएगी। समझे कहानी? अब लास्ट लेक्चर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसका ताल्लुक है उस लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में मैंने एक वेव नंबर का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आप लोगों को बोहर्स थ्योरी में। वेव नंबर का फॉर्मूला भूल गए हैं तो यहाँ से देख लें, ये रेड पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इसको हमें फिट करना है 5 सीरीज़ में। सीरीज़ इसलिए कहते हैं कि सीरीज़ ऑफ लाइन्स हैं, एक सिलसिला, यानी इस तरह की सीरीज़ बनेगी। ये लाइन नज़र आ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये
स्पेक्ट्रा बनेगा। और ख्याल रहे एटम है हाइड्रोजन, तो कौन सा बनेगा? एक्सीलेंट, लाइन स्पेक्ट्रम। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन की सीरीज। अगर आप अपना रजिस्टर खोलें उसमें लाइनें लगी हुई हैं मुसलसल, तो ये लाइंस की सीरीज हो गई। समझे पॉइंट? एक से ज़्यादा सीरीज, जैसे कोई मैच वैच की सीरीज हो जाती है। अब ये वी बार जो है वेव नंबर का निशान है, ठीक है जी। आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है, और N1 N2 जिस पे लैंड करेगा, ग्राउंड फॉल करेगा, वो N1 है, और जहाँ हायर से आएगा वो N2 है, लिखा हुआ है आगे ब्लू से। अब खेलना है आपको जल्दी जल्दी, वो ये कि ये तो फिक्स हो जाएगा किसी भी सीरीज का, N1 जो है लोअर, ठीक है। लेकिन अब लाइमन का 1 फिक्स हो गया, 2 फिक्स नहीं है, 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, यानी N2 फिक्स नहीं है। कोई ये ना समझे 2 का नंबर। अब देखिए N2 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है हायर। और ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो खुद टॉपिक भी है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे कवर इस चैप्टर में। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आसान लफ्जों में ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को कहते हैं जो 1 से शुरू हो सकता है, क्योंकि लेवल 1 ही होगा ना पहला, 0 लेवल तो है ही नहीं। तो 1 2 3 करके, तो ये देखिए 1 में आया तो लाइमन, आगे वाला 2 3 4, जल्दी जल्दी अब करें। बामर में आया तो 2, अगला क्या हुआ? 3 4 5। पैस्चन में आया तो ग्राउंड हुआ 3, अगला क्या हुआ? 4 5 6। बन गया ना आसान मजेदार टॉपिक, समझे तब हुआ ये। फिर ब्रैकेट सीरीज, ग्राउंड हो गया 4 5 6 7, और उसके अंदर मैंने लिख दिया आपके आसानी के लिए, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगा ये, विजिबल रीजन में ये, नियर इंफ्रारेड में, मिडिल इंफ्रारेड में, और फार इंफ्रारेड में 5 हो गया ग्राउंड लेवल, और अगला आ सकता है 6 7 कहीं से भी। आमतौर पे ये सवाल इस तरह से आ सकते हैं अगर थ्योरी में आए सेक्शन बी में, कि नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा या सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो आप ये 5 लिख देंगे। उसके बाद अगर उसमें सवाल 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होगा तो ये सारी बातें लिखेंगे, यानी वेव नंबर का फॉर्मूला, रीजन का नाम, और इससे ये भी पता चलेगा आपको कि रीजन में होने की वजह से किस किस रीजन में इसकी वेवलेंथ हुई। अल्ट्रावायलेट है तो 4000 से नीचे हो गई, विजिबल है तो इसकी 4000 से 7000 हो गई, जो हमने अभी ऊपर डायग्राम में भी देखा, ये वाला विजिबल। नियर इंफ्रारेड जो है ये 7000 से ऊपर होना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया नॉलेज, ये 7000 से कितनी ऊपर होती जाएगी इसकी हमें सिलेबस में नहीं है, मैंने नॉलेज दे दी है कि जो 7000 से करीब होगी 8 9 10,000 तक वो नियर इंफ्रारेड, फिर 10 से आगे 11 12 13 तक वो मिडिल इंफ्रारेड, और फिर आखिरी हद हो सकती है जो जिसको IIR भी कुछ कहते हैं टीचर, ये हो जाएगा 15,000 अराउंड। और ख्याल रही एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है, जो कि नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं आप लोग। एमस्ट्रॉन्ग यूनिट अगर लिखेगा कोई 4000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो इसका मतलब होगा 400 नैनोमीटर। एक 0 कम कर दिया करें नैनो में, क्योंकि नैनो में देखें -9 होता है और एमस्ट्रॉन्ग में -10 होता है। ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे 7000 एमस्ट्रॉन्ग वाला हो गया 700 नैनोमीटर। समझे कुछ? वेरी गुड। फिजिक्स में भी आएंगी ये चीज़ें। तो ये नैनोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट सर देखे कंप्लीट बातें बताते हैं, माशाल्लाह इसका फ़ायदा उठा लें। ठीक है, आखिरी टॉपिक आ रहा है आज की क्लास का, एक्सरेज। एक्सरेज, अच्छा ये पहले ही बता दूं कि आज की क्लास में जो सिर्फ इम्तिहान के लिए मेरे साथ हैं, ये काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम में लाइन और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डिफरेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक्सरेज का सेक्शन बी के लिए। क्योंकि इस दरमियान वाले टॉपिक जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा का लाइमन बामर सीरीज वाला, इसमें MCQs और न्यूमेरिकल भी हैं, तो थ्योरी सेक्शन बी में आने का इसका चांस कम रहता है। ठीक है, एक्सरेज ये आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टरों के पास भी सुना होगा, अस्पतालों में भी सुना होगा, ज़िंदगी में भी सुना होगा। एक्सरेज को सबसे पहले जो है रोएंटजन ने डिस्कवर किया था 1895 में एक्सीडेंटली, इसलिए शुरू में इनका नाम पड़ा था रोएंटजन रेज पढ़ा था अपने डिस्कवरर के नाम पे, जो उसने 1895 में इत्तेफाकिया तौर पे डिस्कवर की थी। वो डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और अचानक से उसको अपना स्केलेटन ढांचा नज़र आ गया। जब वो स्क्रीन के सामने से गुजरा तो उसने कहा ये क्या हुआ, तो वो एक्सरेज थी, डिस्कवर हो गई इस तरह। अच्छा, एक्सरेज तो डिस्कवर हो गई, जैसी स्टडी ग्रुप भी डिस्कवर कर लें आप लोग काइंडली,
ये दरमियान में लिखा हुआ है। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि सर फीस किस बात की ले रहे हैं। फीस इस बात की ले रहे हैं बेटा कि जैसे आज ये लेक्चर हुआ, अब आप में से किसी को ये लेक्चर बल्कि अक्सर को पसंद आ जाए अल्लाह करे, तो वो मैं कहूँगा कि आपको PDF नोट्स चाहिए, मैं कहूँगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट, क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट्स चाहिए, तो ये सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया सारे सब्जेक्ट्स, या सेकेंड ईयर में तो ये बाद में हम पढ़ेंगे, उसके लिए ये ग्रुप बना है कि आपको थ्रू आउट द सेशन कंप्लीट फर्स्ट ईयर की मालूमात, पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग, इम्पॉर्टेंट इम्तिहान तक का थ्रू आउट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में मिले। तो ये वन टाइम पेमेंट है 2500, यही अकाउंट नंबर है, यही इजी पैसा अकाउंट नंबर है, इसमें अगर आप पे कर देंगे तो ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो गए तो आपके पास चीज़ें आती रहेंगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप ये ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना सेशन आगे बढ़ जाएगा इतना ही मुश्किल आपको होगी। कि इजी पैसा अकाउंट 2500 वन टाइम फीस है, ये बार बार नहीं देनी है, क्योंकि ये सिर्फ चिट चैट बॉक्स वाला जो है व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसमें जो है सब लोग वो सिर्फ सॉरी टू से गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ये बाकायदा इसमें स्टडी मटेरियल आपके पास आएगा। फैसला कर लें जल्द से जल्द, ताकि देर ना हो जाए या क्लोज ना हो जाए इसकी रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट। एक्सरेज तो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर की, कैसे दुनिया में फिर बाद में इसके ऊपर सारा काम हुआ, बाद में इसका नाम एक्सरेज पड़ गया जब पता चला कि इसकी नेचर जो है वो डिसाइडेड नहीं है। एक्स जैसे मैथ्स में अननोन एक्स होता है, इसकी नेचर डिसाइडेड नहीं हुई कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है कि विजिबल में है कि रेडियो वेव है कि क्या है। उस वजह से इसका नाम में एक्स है कि अननोन है। इसकी नेचर अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तय हो गया है, एनर्जेटिक है तय हो गया है, शॉर्टर या बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है ये भी तय हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली इसको किसी क्लास में फिट नहीं किया जा पा रहा है कि इसको हम किस रेंज में फिट करें कि रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, कौन सी है। तो ये एक्स रेज हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें यह होता है कि एक टंगस्टन वायर या टंगस्टन ब्लॉक लगाया जाता है जो नज़र आ रहा होगा, इसको एनोड बना देते हैं, यानी पॉजिटिव हाई वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल से जोड़ देते हैं ज्वाइन, ठीक। दूसरी तरफ जो है वो फिलामेंट लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने का, प्रोड्यूस कराने का, यानी कैथोड की प्लेट लगा देते हैं फिलामेंट के तौर पे, यानी नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से हाई वोल्टेज सोर्स के जोड़ देते हैं। अब 5000 वोल्ट की हाई पोटेंशियल, इंतहाई रिड्यूस्ड वैक्यूम्ड प्रेशर 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, क्योंकि मरकरी प्रेशर स्टैंडर्ड होता है, तो मरकरी प्रेशर का उसूल यानी इसमें से सक आउट करेंगे अंदर का सारा जो है गैस या कोई मॉलिक्यूल्स ताकि वैक्यूम क्रिएट हो। इंतहाई लो प्रेशर पे इंतहाई हाई वोल्टेज से होगा क्या, ये फिलामेंट हीट अप होगा, उसके बाद ये निकलना शुरू हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम्स, जिसको हम बचपन में कहते थे कैथोड रेज। अब ये कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो फास्ट अंदाज में जाके टकराएंगी अपने सामने मौजूद टारगेट मटेरियल यानी टंगस्टन पे, यानी इस ब्लॉक पे। अब कुछ देर तक तो वो एब्जॉर्ब कर करके बर्दाश्त करता रहेगा टंगस्टन ब्लॉक या टंगस्टन जो है वो एनोड। उसके बाद उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगी हाईली पेनिट्रेटिंग, तो इसमें शील्ड वील्ड भी लगाई जाती है क्योंकि एक्सरेज हार्मफुल हैं, तो इसमें रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगी जो शॉर्ट वेवलेंथ होंगी, एनर्जेटिक होंगी, पावरफुल होंगी, पेनिट्रेटिंग होंगी। इसको कहा जाएगा एक्स रेज, यानी ये प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और उसकी वजाहत अब उधर आ रही है। अगर इम्तिहान में सवाल आ जाए कि हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, तो ये जो मैंने बोला ये वर्डिंग सारी आएगी, लेकिन देखें फिर नोट्स और PDF की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने बयान कर दिया है प्रोडक्शन, मुख्तसर वैल्यूज़ लिख दी हैं, डायग्राम बना दी है, लेकिन इसकी वर्डिंग भी तो आएगी ना 4-5 लाइन की, वो सही है। अब एक्सरेज की डेफिनेशन तो ये है कि व्हाट आर एक्सरेज, ये प्रोडक्शन में कवर हो गई कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज को बम्बार्ड किया जाता है, टारगेट किया जाता है टंगस्टन वायर या टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर, एनोड के ऊपर, तो उससे वो रेडिएशन निकलना शुरू होती हैं जिनको कहते हैं एक्सरेज। अगला सवाल अगर पूछ ले इसी के साथ, ये यानी ये 4 मार्क्स का एक्सपेक्टेड सवाल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज बताएं। तो ये तो लर्निंग है पे और जल्दी जल्दी देख लें।
शॉर्ट वेवलेंथ होती है, डेफिनेशन में भी है, आमतौर पे 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। देखें कितनी, अल्ट्रा वायलेट से भी नीचे है। तो ये जो है एंगस्ट्रॉम यूनिट में इतनी कम, ये एमसीक्यूज भी आ सकती है कि एक्सरेज की वेवलेंथ रेंज बताइए, तो 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक हो सकती है। हाईली एनर्जेटिक हैं, इनविजिबल है, नज़र नहीं आएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, यानी जैसी लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है, सही है। स्ट्रेट लाइन में चलती है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी बहुत स्पीडी हैं। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज़ रफ्तारी से ये चलती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी ही स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी, क्योंकि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी अगर इनके सामने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो ये अपना रास्ता बदलेंगी नहीं, सीधी चली जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि दे आर चार्जलेस, जैसे फोटॉन्स कैरी करती हैं, फोटॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल्स। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देंगी, यानी अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट इनकी प्रोडक्शन की जगह पे ले आऊँगा तो उसको ब्लैकन कर देंगी, ख़राब या स्याह या जला देंगी, यानी इससे अंदाज़ा होगा कि ये एनर्जेटिक हैं। आयोनाइज गैस, यानी अगर इनके सामने गैस का कोई कंटेनर या वेसल लाएंगे और उससे एक्सरेज को गुजारेंगे तो चूंकि इसमें एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं वो उसको आयोनाइज करते हुए, यानी अपने आयंस में प्लस माइनस चार्ज में तोड़ते हुए गुजर जाएंगी, क्योंकि ताकत भी है उनमें और स्पीड भी है, तो आयोनाइज करेंगी, लिविंग सेल्स को डैमेज करेंगी। तो हद से ज़्यादा एक्सरेज नहीं करवानी चाहिए, डॉक्टरों को भी खुद भी मजबूरन करवाएं, क्योंकि एक्सरेज हार्मफुल हैं, डिस्ट्रॉय या डैमेज करती हैं लिविंग सेल्स को या टिश्यूज़ को एक्सेस में। यूज़ अगर पूछ ले कि यूजेस इसके बताएं, 2-4 यूज़ तो आप लोगों को भी पता होंगे कि जैसे ये मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होती है, किस जगह, ब्रोकन बोन्स, ये सब टूटी हुई हड्डियाँ वगैरह जो है उसको डिटेक्ट कर लेती है, जहाँ से जो है कोई बोन जो है वो टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो, या उसमें हल्का सा डेंट भी आ गया होगा या क्रैक भी, तो वो भी बता देगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जहाँ पे कोई क्रैक है जॉइंट में, वेल्ड में, वो बता देगी डिटेक्ट, क्योंकि पेनिट्रेटिंग है। इसी तरह मेटालिक चीज़ों को डिटेक्ट करने में काम आती है, क्योंकि मेटालिक चीज़ों को डिटेक्ट करेगी तो उसके अंदर अलार्मिंग सिस्टम बजेगा। जैसे आपने देखा हो कोई अपनी बॉडी के अंदर, फ्लैश के अंदर, गोश्त के अंदर कुछ छुपा के जा रहा हो, तो वो एक्सरे स्कैनर या स्कैनिंग मशीन में से गुजरता है तो वो डिटेक्ट करती है कि कुछ छुपा के या कुछ मेटालिक चीज़ ले आ रहा है, नाइफ है, बुलेट है, इस तरह की कोई इम्यूनिशन है या वेपन है, वो पकड़ में आ जाएगा, या कोई धात वाली चीज़ यानी मेटल वाली चीज़ हो। दांत वगैरह जो हैं अगर किसी के डैमेज या डिफेक्ट हो गए वो यानी मेडिकल पर्पज़ हो गया, सही है। सबसे अहम इस्तेमाल इसका जो है, जो हम फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर जो 13 में, वो क्रिस्टलोग्राफी है। ये नई तहकीक वाली इसका यूज़ है एक्सरेज का। क्रिस्टलोग्राफी ये होती है कि एक्सरेज को डिफ्रैक्शन के अमल में ले आते हैं, यानी जैसे ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है या बेरियम क्लोराइड क्रिस्टल है, तो जब एक्सरेज गुजरती हैं उस क्रिस्टल से तो उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, उसके एटॉमिक प्लेन्स को और उसके नेचर को, डिस्टेंसेस को, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को ये डिटेक्ट करके, क्योंकि बहुत ही बारीक इनकी जो है सलाहियत और वेवलेंथ है, तो वो एटॉमिक प्लेन्स भी इंतहाई बारीक होते हैं। जाके वो वाले डेरिवेशन दीजिएगा जो मैंने लेक्चर 1 में कराई थी कि एटॉमिक साइज़ कितना होता है, नियरली 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो देखें उसी रेंज में आ गए, ये 0.1 से 10 के दरमियान में आया ना 1, तो देखा, इसको कोहेरेंस कहते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स में इंशाल्लाह देखेंगे, वो लेक्चर भी देखिएगा मेरा, उसमें इंशाल्लाह आएगा। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन कहलाती है कि जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनकी विड्थ उतनी ही हो जो लाइट यूज़ हो रही है, रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ हो, ताकि कंपेयर, यानी ऑर्डिनरी लाइट से आप क्रिस्टल्स की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये बहुत हाई फाई इसका इस्तेमाल है, लेटेस्ट, ठीक है जनाब। मॉज़ले लॉ, मॉज़ले ने बहुत काम किया 1913 में, क्योंकि 1895 में डिस्कवर हुई है, तो तहकीक बहुत उसके बाद हुई, अब भी हो रही है एक्सरेज पे, लेकिन लेज़र इससे आगे की चीज़ें आ गई हैं। तो मॉज़ले ने बहुत काम किया एक्सरेज को स्टडी करने में और इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में, और इसने सबसे ज़्यादा जो काम किया वेव उस मुख्तलिफ एलिमेंट्स को लेकर, उसने ये किया कि ये जो एनोड है ये बदल बदल के लगाए उसने डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक, इतना इसने काम किया है, यानी इतने सारे एलिमेंट बदल बदल के वो यूज़ करता रहा, एल्युमिनियम टू गोल्ड।
अब एल्युमिनियम जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है और गोल्ड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब बदल बदल के उसने लेने के बाद नतीजा क्या निकाला, एल्युमिनियम और गोल्ड, बीच में बहुत सारे एलिमेंट हैं। जो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है बताएं 13, और गोल्ड का क्या है बताएं, नहीं पता क्या हो गया, गोल्ड का एटॉमिक नंबर है आपका 97। तो इतने सारे एलिमेंट हो गए तकरीबन 40-50 एलिमेंट को बदल बदल के वो एनोड यानी टारगेट मटेरियल पे लगाता रहा। तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हम हल्के एलिमेंट यानी लोअर एटॉमिक नंबर यानी लोअर चार्ज नंबर वाले एलिमेंट्स को एनोड बना रहे हैं तो अलग एनर्जी और अलग इंटेंसिटी वाली एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब हैवियर एलिमेंट्स यानी हैवी एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर वाले एनोड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल्स को, तो उससे अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वाली और इंटेंसिटी एनर्जी वाली एक्सरेज एमिट हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो इसने एक मैथमेटिकल रिलेशन बयान कर दिया दुनिया वालों को कि किस तरह एनोड मटेरियल बदलने से, एनोड मेटल बदलने से, यानी एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर कम ज़्यादा होने से एक्सरेज की प्रोडक्शन बदलती है, यानी अलग अलग ताकत वाली एक्सरेज पैदा होती हैं। इससे ये पता चला कि मुख्तलिफ एनोड लेने से मुख्तलिफ तवानाई और सलाहियत वाली एक्सरेज पैदा होंगी, यानी दुनिया की सारी एक्सरेज एक जैसी नहीं है, उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फ़र्क होती जाएगी। इसने क्या स्टेटमेंट दी भाई, ये एक लाइन की स्टेटमेंट है, पढ़ लें एकदम नीचे जा रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, म्यू फ्रीक्वेंसी का निशान, स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही कहा जाता है चार्ज नंबर, जिसका सिंबल होता है Z, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना Z बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट बढ़ती जाएगी। आसान लफ्ज़ों में ये हुआ कि एटॉमिक नंबर यानी हैवी एलिमेंट लेने से, हैवी एनोड लगाने से इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली स्क्वायर रूट के लिहाज से एक्सरेज जनरेट होंगी। इसमें अब बस ये ख्याल रखना है कि अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा उसकी जगह एक A आएगा, और ये A और B आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके न्यूमेरिकल नहीं होते, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग है फार्मूला। और Z-B इसलिए किया कि B डिपेंड करेगा इस कैथोड रेस की हिट करने की सलाहियत से, तो इसलिए इसमें सिर्फ Z नहीं लिखेंगे, Z-B लिखेंगे जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे। एक आखिरी चीज़ और उसके बाद छुट्टी आप लोगों की होगी कि टाइप्स ऑफ एक्सरेज कोई पूछ ले तो K सीरीज़ और L सीरीज़ एक्सरेज होती हैं। इसको इस डायग्राम से समझा दूं अगर मैं आपको कम वक्त में, कि अगर किसी असेंबली ऑफ एटम पे बम्बार्डमेंट करें हम इस तरह कैथोड रेस की, एक्सरेज की, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे, यानी लोअर शेल के एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन किक हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मजबूरन उनको वहाँ से उठा के फेंक दिया। ये आसान समझ में आया। अब वहाँ पे वैकेंसी पैदा हो गई, यानी ये ना K शेल फायरिंग की, K शेल वाला इलेक्ट्रॉन भाग के बाहर चला गया, तो अब वहाँ खला पैदा हो गई। खला जो होती है वो ख़राबी होती है किसी एटम में, तो अगला उसको फुलफ़िल करने के लिए आएगा, यानी कि L शेल का K में आ जाए, M शेल का K में आ जाए, यानी अगले लेवल्स के इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल करें उस वैकेंसी को। तो ये K सीरीज़ इस तरह बनती है कि अगले लेवल का इलेक्ट्रॉन K शेल को आके फुलफ़िल करे। और इसी तरह ऐसी बम्बार्डमेंट की आपने इस कैथोड रेस से या इन इलेक्ट्रॉन से, बीम से, कि L शेल का इलेक्ट्रॉन उड़ के चला गया बाहर, यानी सेकंड लेवल का, तो अब M का आ जाए, N का आ जाए उस L की वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए, तो हम कहेंगे कि L सीरीज़ की एक्सरेज बन रही हैं। इसमें जो बारीकी लिखी हुई है वो नोट करके उठिएगा कि शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी अगर आपको पैदा करवानी है तो K सीरीज़ होगी। इससे ये पता चला कि अगर हम इस एनोड को हल्का भारी करेंगे उससे भी इसकी पैदाइश पे फ़र्क पड़ेगा। यानी आप नॉर्मल एलिमेंट ले लें, यानी एल्युमिनियम वगैरह, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट से पीछे होते हैं। पहले ही बता दूं ट्रांजिशन एलिमेंट 21 से शुरू होता है, Z जिसका 21 हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा पहला स्कैंडियम। तो अब 13 से लेकर, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 है Z, तो अब यूँ समझे कि 13 से लेकर जो 20 तक हुए, ये पोटेशियम है 19, कैल्शियम है 20, इन सब के अगर आप ये एनोड बनाएंगे तो K सीरीज़ एक्सरेज पैदा होने का चांस बनेगा, यानी वो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी होंगी, ठीक है। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप
एल सीरीज़ का बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग वेवलेंथ और लो एनर्जी, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी लो होती है। ये भी समझा दूँ कैसे, क्योंकि ई होता है एच म्यू के बराबर और म्यू होता है सी अपॉन लेमडा के बराबर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी रेडिएशन की तो वेवलेंथ कम होगी, समझे। यानी इस तरह समझे कि ये वेव बड़ी है तो वेवलेंथ बड़ी हो गई, साइज में बड़ी है तो वेवलेंथ, वेव की लंबाई, लेकिन चलेगी आहिस्ता क्योंकि भारी भरकम है, उससे चलना ही मुश्किल होगा। तो क्या पता चला कि इसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। यानी कोई कहते कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। कोई कहे कि वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी बताओ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि छोटी है, फुर्तीली है, दौड़ेगी। तो बिल्कुल यही थीम यहाँ पे बनी कि जिसकी वेवलेंथ हाई उसकी एनर्जी कम, क्योंकि देख लें वेवलेंथ कम अपॉन में तो एनर्जी ज़्यादा इज इक्वल टू की दूसरी तरफ। तो ये लेक्चर बड़ा बेनिफिशियल था उन लोगों के लिए जो एंड तक मुझे देखते हैं, पूरा देखते हैं लेक्चर, क्लास के तौर पे अटेंड करते हैं माशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप का ज़रूर सोच लीजिएगा, सही है। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है। अपना और वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।